गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम जो हम रियल एनालिसिस के अंदर डिस्कस कर रहे थे सुप्रीमम इन्फिमम को, वहां हमने शुरुआत करी थी बाउंडेड सेट्स कैसे बनाते हैं, अनबाउंडेड सेट्स कैसे होता है। फिर उसी के बिहाफ पर हमने लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम इन्फिमम की डेफिनेशंस को डिफाइन किया था और कुछ एक दो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो काम है, हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे कि पहले तो हम यही शो करेंगे कि फाई जो होता है वो सबसेट होता है ईच सेट का। ठीक। और फिर हम दूसरी टास्क में इसको प्रूफ करना चाहेंगे कि फाई जो एम्प्टी सेट जो है वो बाउंडेड होता है। ठीक। अब बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब है बाउंडेड सेट्स के पास सुप्रीमम इन्फिमम मिलेंगे। ठीक। तो फिर हमारा टास्क ये है कि भाई इनके सुप्रीमम इन्फिमम क्या हो सकते हैं एम्प्टी सेट के, है ना। तो पहले तो इतना टास्क काम करने के बाद एक दो रिजल्ट और हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम जो सुप्रीमम इन्फीमम के ऊपर पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो इस बार नेट में एक क्वेश्चन आया है सुप्रीमम इन्फीमम के ऊपर वो डिस्कस करेंगे। और वो जो क्वेश्चन आया वो एक्चुअली में एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस के ऊपर आया हुआ है। तो वो बहुत सरल ही क्वेश्चन है, एकदम कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, पार्ट बी में आया हुआ था। ठीक। तो एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस हमें डिस्कस करनी है और थोड़ा इसमें है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, एक वो डिस्कस करनी है। ठीक। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है एकदम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन निकालने के लिए। अगर क्लोज इंटरवल्स के ऊपर इनफाइनाइट सेक्शन निकाला जाए और ईच इंटरवल कंटेन इन अनदर, मतलब सबसेट्स के ऊपर सबसेट इंटरवल बनते चले जा रहे हैं, तो वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, ऐसा उसका स्टेटमेंट है कुछ कुछ। ठीक। तो शुरुआत करते हैं अपने काम की। सबसे पहले हम शो करना चाहते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है ईच सेट का। तो उससे पहले प्रूफ करने से पहले हम एक फैक्ट है उसको प्रूफ, उसको एक ओवरव्यू में लेना चाहेंगे। जैसे हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। ठीक है। मान लो कि पी स्टेटमेंट जो है वो क्यू को इंप्लाई करती है। ठीक है। हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी है, अगर पी क्यू को इंप्लाई करती है तो वो कौन कौन से केस बन सकते हैं कि पी के ट्रू होने पर क्यू ट्रू कब हो सकता है। यानी कि ओवरऑल ओवरऑल हमारा जो कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि ये रिजल्टेंट कब ट्रू होगा। तो हमारे पास पी और क्यू एज अ दो स्टेटमेंट होंगी और उनका रिजल्टेंट आर हो गया। ठीक। रिजल्टेंट। तो मान लो अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो ओवरव्यू आपका क्या है, ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि रिजल्टेंट कैसा होगा, फिर फॉल्स ही होगा। कि भाई आपने बोल दिया कि भारत के अंदर दिल्ली है। ठीक है। और दिल्ली के अंदर पंजाब है। कैसी बात कह रहे हो भाई, कि आपने पहली स्टेटमेंट तो सही बोल दी कि भारत के अंदर दिल्ली है और दिल्ली के अंदर पंजाब है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ओवरऑल रिजल्टेंट फॉल्स हो गया। अगर पी स्टेटमेंट फॉल्स है, पी स्टेटमेंट ट्रू मान लो और क्यू भी ट्रू है। ठीक। भारत के अंदर दिल्ली है और दिल्ली के सीएम जो है वो केजरीवाल है, तो ये वाली बात सही है। ये भारत के अंदर दिल्ली है और भारत के पीएम कैसे हैं, कौन है, मोदी है। तो रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का, कौन सी रिजल्टेंट सही मानोगे। तो यानी कि कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट सही है तो रिजल्टेंट वैल्यू को हम ट्रू मानेंगे। ठीक। अगर पी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, पहले ही फॉल्स हो जाए कि दिल्ली अमेरिका में है। ठीक। और अमेरिका में कौन है, केजरीवाल। सही है। तो ये चीज रिजल्टेंट ट्रू मानी जाएगी, है ना। जब दिल्ली अमेरिका में नहीं है तो केजरीवाल कहां से हो जाएंगे। तो यानी कि क्यों ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स, लेकिन रिजल्टेंट को हम ट्रू मानेंगे। ठीक। ये है हमारा मेन फैक्टर। तो ये तीसरा वाला केस है कि अगर पी के फॉल्स होते ही क्यू को चेक करना ही नहीं है और रिजल्टेंट वैल्यू को हम फॉल्स मानेंगे। ठीक। तो रिजल्टेंट मतलब जो हम चेक करना चाह रहे हैं, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट। ठीक। फाई सबसेट का सबसेट होता है। तो लेट फाई, अगर, तो लेट ए बी एनी सेट। ए क्या है, कोई भी सेट है। देन हम क्या चाहेंगे कि अगर फाई सबसेट है
तो फाइव के जितने भी एलिमेंट है वो सब ए के पास चले जाएं बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, यानी कि फॉर ऑल एक्स जो फाइव के मेंबर हैं वो कहां चले जाएं, ए के पास चले जाएं। तो ये सबसेट की डेफिनेशन है। तो दिस इंप्लाई दैट कि फाइव इज सबसेट ऑफ ए, यस और नो, सिंपली यस। सो अब इससे पूछेंगे कि भाई एम्प्टी सेट बताओ तुम्हारे पास एक्स है, कैसी बात करते हो, हम तो खुद खाली हैं, हमारे पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, क्यों हो गई। तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या है, ओवरऑल रिजल्टेंट तो ये है कि फाइव सबसेट है ए का। जब पी फॉल्स हो गई, क्यू को चेक करना नहीं है, तो रिजल्टेंट कैसा हो गया, ट्रू। तो यानी कि यहां से कह सकते हैं कि फाइव सबसेट है ईच सेट का। ठीक, इसी तरीके से नाउ इन द सेम मैनर वी आर शोइंग दैट फाइव इज बाउंडेड सेट। फाइव जो है अपने आप में एक बाउंडेड सेट है, बिल्कुल सेम फैक्ट यूज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। तो कैसे दिखाएंगे, अगर बाउंडेड सेट है तो उसके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिलने चाहिए, इतना डेफिनेशन है ना। तो बाउंडेड की सेट की डेफिनेशन हमने क्या रखी थी पिछली बार, लास्ट टाइम जो हमने बाउंडेड सेट की डेफिनेशन रखी है, अ सेट ए इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर आर एंड टी सच दैट every element of A must be less than equal to R and the greater than equal to T। ऐसी चीजों को हमने बाउंडेड रखा है। तो यही डेफिनेशन बाउंडेड की यहां पर लगा दीजिए फाइव के कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो फाइव के कॉन्सेप्ट में आप यहां लगाइए। तो कैसे लगाएंगे, तो सपोज दैट m इज एनी रियल नंबर, ठीक। सो नाउ व्हाट वी वांट टू शो कि m इज अपर बाउंड ऑफ फाइव। तो हम क्लेम कर रहे हैं, क्या क्लेम है, m इज अपर बाउंड ऑफ फाइव। ठीक, अगर अपर बाउंड है तो जितने भी x होंगे फॉर ऑल x जो फाइव के मेंबर हैं तो वो क्या रहते होंगे फिर, अपर बाउंड है ना, हाँ, जितने भी x होंगे वो m या m से छोटे रहेंगे फिर। तो ये हमारी बाउंडेड की डेफिनेशन है। तो अब ये p स्टेटमेंट कैसी है, ये p स्टेटमेंट हो गई, ये q स्टेटमेंट हो गई, और चेक क्या करना है, चेक हम ये कर रहे हैं कि m इज अपर बाउंड। अब p स्टेटमेंट ही फॉल्स है, फाइव के पास कुछ होता ही नहीं है, तो चेक किसको करने जाएं। तो सही है, तो यहां से पता चल गया कि दिस इंप्लाइज m इज अपर बाउंड ऑफ फाइव। तो यानी कि यहां से पता चल रहा है कि एनी रियल नंबर इज अपर बाउंड ऑफ फाइव। सही है, तो कोई भी रियल नंबर क्या बनने को तैयार हो गया, इसका अपर बाउंड बनने को तैयार हो गया। सिमिलरली क्या प्रूफ कर देंगे, एनी रियल नंबर इज लोअर बाउंड ऑफ फाइव। बिल्कुल सेम तरीके से, बस यहां पर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू को साइन लगा देंगे, बाकी तो चीज कुछ होगा नहीं। तो यानी कि कोई भी रियल नंबर अपर बाउंड बन गया, कोई भी रियल नंबर लोअर बाउंड बन गया, तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला, फाइव एक बाउंडेड सेट है। ठीक, बाउंडेड सेट तो हो गया। अब बात आती है कि भाई सुप्रीमम इन्फीमम क्या होंगे, आपने बाउंडेड तो कर दिया। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ फाइव। एम्प्टी सेट के सुप्रीमम इन्फीमम क्या होंगे। तो जैसे आपने क्लेम करा कि एम कोई भी अपर बाउंड है, सही है, आप क्या चेक करने जाएंगे, लीस्ट अपर बाउंड चेक करने जाएंगे। सही है, तो लीस्ट अपर बाउंड जब चेक करने जाएंगे तो आप जाएंगे कहां, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज, मेरे पास एक होता है रियल नंबर सिस्टम,
उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर सिस्टम को। ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का जो सिस्टम है वो रियल नंबर सिस्टम है। इसी के ऊपर एक और सिस्टम बनाया गया है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो इसको डिफाइन करने का तरीका है, यानी कि आर को कुछ अलग से स्पेशल देना पड़ेगा। तो आर टिल्डा इज इक्वल टू, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो है ही, तो आर के पास तो पहले से ही ऑलरेडी क्या है, सारे रियल नंबर है, तो इसको दें क्या, इमेजनरी तो दे नहीं सकते, क्योंकि आप एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इमेजनरी नंबर तो आएगा नहीं, तो दिया क्या जाए इसको। तो इसको जो दिया जाएगा वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को दिया जाएगा। तो यूनियन क्या दे दी जाए इसको, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी दे दी जाए। तो इनडायरेक्टली ये जो है एक्सटेंडेड रियल नंबर ऐसा होगा। अब आप कहोगे कि कौन से पागलपंती वाली बातें कर रहे हो आप, क्लोज इंटरवल बना दिए आपने, सही है। तो ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम है, मतलब हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, बस इनको यही दो नंबर और दिए जा सकते हैं, इनका इंक्लूजन कर दिया बस। ये बन गया हमारा एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, है ना। ठीक है, तो अब यहां से हम बात करते हैं। तो ये अपनी तरफ से डिफाइन किया जाता है, ऐसा होता नहीं है, बस हमने अपने अपने शौक के लिए डिफाइन कर लिया, बस अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफाइन किया है कि हाँ ऐसा है। ठीक, अब आते हैं फिर से वापस किस पे, अपने सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ एम्प्टी सेट पर। ठीक है, तो अब आप देखो ढूंढने जाएंगे, मान लो आप इन्फीमम ढूंढने गए फाई का, सही है। तो इन्फीमम ढूंढने के लिए आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढना है। मान लो मैंने क्लेम करा कि ये नंबर अल्फा जो है इसका इन्फीमम है, कि सपोज कर लिया मैंने कि अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ फाइव। अल्फा क्या होगा, अल्फा इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। लेकिन आपने क्या बोला, तो लोअर बाउंड की कलेक्शन क्या होती है, लोअर बाउंड की कलेक्शन तो ये होती है, लोअर बाउंड की कलेक्शन में सबसे बड़ा नंबर अल्फा होगा, फिर तो इन्फीमम है। लोअर बाउंड की कलेक्शन पीछे से आती है ना। लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप यहां क्या कह रहे हो कि भैया कोई भी रियल नंबर क्या बन सकता है, लोअर बाउंड। तो अल्फा के आगे जितने भी नंबर हैं, तो ये कौन है, ये क्या पागल है, अल्फा ग्रेटर देन, ये जितने भी नंबर हैं बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ये पागल थोड़ी है। ये भी तो कह रहे हैं कि भाई हम भी क्या हैं, हम भी तो लोअर बाउंड हैं, हम तुमसे बड़े हैं, अल्फा से बड़े हैं। तो आप तो ये क्या होगा फिर, ये तो अल्फा कभी भी क्या नहीं बनने से रहा, इन्फीमम बनने से नहीं रहा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी नंबर हैं सब कौन है, वो भी अपर बाउंड है। तो यानी कि आप अपर बाउंड ढूंढते ढूंढते चले गए कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आप आगे घूमते हुए चले गए। तो घूमते घूमते कहां पहुंच गए, प्लस इंफिनिटी तक पहुंच गए, पहुंच गए नहीं। तो प्लस इंफिनिटी पे जाके हमें क्या मिल जाएगा, इसका इन्फीमम मिलेगा। और जबकि इन्फीमम होता क्या है, सबसे सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होता है, और यहाँ पहुंचे कहाँ, इन्फिनिटी पर। ऐसे जब आप सुप्रीमम ढूंढने जाएंगे, तो आप अल्फा को क्लेम करेंगे कि अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ फाइव। तो अल्फा क्या है, सबसे छोटा लोअर बाउंड है ना, लीस्ट अपर बाउंड है ना। तो ये अपर बाउंड की कलेक्शन है। तो ये कहेगा कि हम सुप्रीमम है सेट के ऊपर, ठीक। तो लेकिन आप अभी पीछे फिर कह के आए थे कि भैया कोई भी नंबर क्या बन सकता है, अपर बाउंड। तो इसके पीछे वाले जो नंबर होंगे सब, ये क्या कहेंगे कि हम क्या पागल हैं, हम भी तो अपर बाउंड है, हम भी तो लोअर बाउंड है ना। तो ये मना कर देगा, ये भी फिर मना करते हुए चले जाएंगे, तो आप लेते खींचते हुए इसको कहां ले जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। अगर आप रियल नंबर पे चले गए, तो वहां पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो है ही नहीं। तो उस केस में एम्प्टी सेट के फाई के सुपरमम इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और जब आप एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में लेके जाएंगे इसको, तो सुप्रीमम, तो इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, तो सुप्रीमम ऑफ फाइव जो हो गया वो हो गया माइनस इन्फिनिटी, और इनफीमम ऑफ फाइव जो हो गया वो प्लस इन्फिनिटी। बट इन रियल नंबर सिस्टम, ठीक, इन रियल नंबर सिस्टम सुप्रीमम फाइव डज नॉट
एग्जिस्ट एंड ऐसे इन्फीमम ऑफ 5 जो होगा वो भी क्या रहने वाला है, डज नॉट एग्जिस्ट रहने वाला है। ठीक, तो ये तरीका है 5 के सुप्रीमम इन्फीमम निकालने का। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सही है ना? तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें वो है एक्जिम ऑफ कंप्लीटनेस, या और इसका दूसरा नाम भी रहता है एक्जिम ऑफ चॉइस। सही है? या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि दिस इज द वे। हमने शुरुआत में जब पहला लेक्चर बोला था कि क्यू और आर दोनों फील्ड हैं, दोनों ऑर्डर्ड फील्ड हैं, दोनों इनफाइनाइट फील्ड हैं, तो ये तीन सिमिलरिटी हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आते ही कॉम्प्लेक्स के बारे में ही बोला था, लेकिन कॉम्प्लेक्स को कहां से कट कर दिया था कि भाई तुम ऑर्डर्ड नहीं हो, इसलिए तुम आर से अलग हो जाओ। लेकिन क्यू सारे बिहेवियर एक जैसा लग रहा था, क्योंकि क्यू क्या है, आर का ही सबसेट है, तो जैसा बिहेवियर आर का होगा वैसा क्यू का भी हो जाएगा, है ना? लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो क्यू को आर से डिफरेंट बनाती है। ठीक है ना? अब वो कैसे बनाती है, अब उसी का ही डिस्कशन है ये, कंप्लीटनेस, एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द रियल नंबर। कुछ लोग इसको डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ये डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर रहती है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारी स्टेटमेंट है इसके इक्विवेलेंट, कि जैसे हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, बाउंडेड है, तो इसके अकॉर्डिंग उसके पास सुप्रीमम मिलना चाहिए। एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट्स हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम। अगर नॉन एम्प्टी, तो अब एम्प्टी हो गया तो ये इसको पटक देगा उठा के रियल नंबर सिस्टम पे, वो सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं कराएगा फिर। इसलिए वर्ड आ गया कौन, नॉन एम्प्टी। तो क्या लिखा है इन्होंने, एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सही है? यानी कि, और इसका दूसरा नाम है आर इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। मतलब यहां पे कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, सब आ गया इसमें, कंप्लीट है एकदम पूरी तरीके से। सही है? यानी कि और कैसे बोल सकते हैं कि आर हैज नो गैप, या आर हैज नो ब्रेकिंग पॉइंट, और आर हैज नो ब्रेकिंग पॉइंट। यानी कि ये भी नहीं है कि एक हवा निकलने लायक छेद भी रह जाए आर के पास, सब कुछ है उसके पास, एक भी नंबर छूटा हुआ नहीं है। लेकिन क्यू के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, क्यू के पास ब्रेकिंग पॉइंट्स मिलेंगे बहुत सारे। सही है? और ओवरऑल इन सबका एक ही कंक्लूजन है कि भैया क्यू और आर आपस में एक दूसरे से डिफर है, क्यू इज डिफर फ्रॉम द रियल नंबर। ठीक, इसका प्रूफ बुक में दे रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप वो बुक से देख सकते हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो बुक प्रूफ में इतना मैं बता देता हूं कि एक ऐसा सेट लिया गया है जिसमें ना तो सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा होगा सेट का, ना इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब आपने वो क्यू का सबसेट लिया जाएगा कि वो सुप्रीमम इन्फीमम क्यू में आ ही नहीं रहे हैं, ऐसा हमने प्रूफ किया है वहां। ठीक है ना? तो ये बात हुई किसकी, एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस या एक्सिम ऑफ चॉइस की। ठीक, इसके बाद जो है वो है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। क्या है अगला? अगर आपको प्रूफ वगैरह चाहिए इसका तो मैसेज करके पूछ सकते हैं।
कि टोपोलॉजी में, एमएससी में जो टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस में, इसका नाम होता है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, एफआईपी। यहाँ पर नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, लेट आई एन बी द सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल, लेट आई एन बी द sequence of closed intervals, ठीक। सच दैट, कौन से इंटरवल्स हैं, ए एन कॉमा बी एन टाइप से, सच दैट कि आने वाला जो अगला इंटरवल है वो पीछे वाले इंटरवल में कंटेंट है, ठीक। सही है। देन ये कह रहा है कि आप इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लीजिए, एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, नेचुरल नंबर के पाथ के अकॉर्डिंग जाइए आप, ठीक। और सारे आई एन का इंटरवल निकाल लीजिए, ठीक। तो ये कभी भी एम्प्टी नहीं आ सकता, ये है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, सही है। तो कहने का मतलब क्या है तो एकदम बहुत आसान, इसमें जो लगती है वो एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस ही लगती है और कुछ नहीं लगता है, ठीक। जैसे आपने पहला इंटरवल बनाया A1, इधर से B1, फिर बनाओगे A2, इधर से B2, A3, B3, ऐसे A4, B4। तो इस तरीके से I1 कंटेंट इन I2, I2 कंटेंट इन कंटेनिंग, सॉरी कंटेंट नहीं बोलना चाहिए था, कंटेनिंग कर रहा है, I1 कंटेनिंग I2, I2 कंटेनिंग I3, I3 कंटेनिंग I4, इस टाइप से, है ना। तो ये इस टाइप की चेन बन रही है फिर। तो ये I3 कंटेंट हो गया I2 में, I2 कंटेंट है इन I1, सही है। I1 कंटेनिंग I2, I2 कंटेनिंग I3, I3 कंटेनिंग I4, I4 कंटेनिंग I5, इस तरीके से ये एक इनफाइनाइट चेन बन जाएगी। तो आप इन सब का इंटरसेक्शन निकालो तो वो कभी एम्प्टी नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी है, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। तो इसका जो प्रूफ बनाया है वो जो दिया गया है, प्रूफ एकदम सिंपल है वैसे तो। उसमें एक सेट बनाया गया है, ए सेट, और उसमें जो सुप्रीमम लिया गया है, या आप ऐसे काम करो, सुप्रीमम बाद में ले लेंगे इसका, आप इधर से एक सेट बनाते चले जाओ इस तरीके से, A1, A2, A3, A4, सही है, A5 एंड सो ऑन गोइंग। इस बात की तो पक्की गारंटी है कि सेट A इज बाउंडेड अबव बाय द B1। तो सेट A आगे से बाउंड है, पीछे से बाउंड किससे है, A1 की वजह से। सो ओवरऑल सेट A क्या होगा, बाउंडेड है। तो अब एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस क्या कर रही है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिख दिया, और नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट, सही है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है। तो ये है, सही है। तो अब यहां पर वही, अब ये बाउंडेड हो गया, तो पीछे वाला रिजल्ट क्या कह रहा है इसका, भाई इसके पास तो सुप्रीमम इन्फीमम आएंगे फिर। तो जब यानी कि सुप्रीमम ऑफ ए एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम, तो लेट सुप्रीमम कितना है, एक्स मान लो, सही है। तो जब सुप्रीमम एक्स हो जाएगा तो इसके बाद क्या कहना होगा आपका, तो जितने भी ए एन होंगे वो सब एक्स से क्या होंगे, छोटे और इक्वल रहने वाले हैं फिर तो यानी कि ये बात तो तय हो गई कि एक्स हमेशा लेस देन, जितने भी ए एन होंगे वो लेस देन इक्वल टू एक्स रहेंगे फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। इक्वेशन नंबर 1, सही है। और ये कहा जा सकता है कि सुप्रीमम तो इधर से देखा जाएगा ना, तो सबसे छोटा एलिमेंट होगा फिर तो,
एक की साइड से, तो जितने भी bn हैं सब तो x से बड़े होंगे, बट जितने भी bn होंगे वो x से बड़े रहने वाले हैं फॉर और l belongs to n। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से an इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n belongs to n। तो हर नेचुरल नंबर के पास कम से कम एक एलिमेंट x है, तो जो क्या है सबका कॉमन एलिमेंट है, x हमेशा प्रेजेंट रहेगा वहां। तो यानी कि ये इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता वहां। सही है, पहली बात ये तरह ही हमारी नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। ठीक, अगली जो है इसमें वो है दो प्रॉपर्टी और रहती हैं इसमें, उनका नाम है आरके मीडियन प्रॉपर्टी। आरके मीडियन प्रॉपर्टी है ना। हाँ, ये क्या है, तो भैया आर के मीडियन साहब बड़े खतरनाक थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक ऐसा रिजल्ट बना के दे दिया कि जिनकी मदद से सीक्वेंस सीरीज बनी है। अगर ये नहीं होते तो शायद सीक्वेंस सीरीज भी नहीं होती। इनका जो रिजल्ट है वो देखने में तो बहुत छोटे हैं और हैं बड़े खतरनाक। तो वो कौन सी कहावत है याद नहीं आ रही मुझे, घाव करे गंभीर वाली है, वो जो है, तो वही वाली कहावत है इनकी ऊपर। सही है, तो इन्होंने दो रिजल्ट दिए कि इन्होंने सबसे पहला रिजल्ट दिया कि नेचुरल नंबर जो रहते हैं वो एक तरफ से अनबाउंडेड है। सही है, इनका पहला रिजल्ट था। और दूसरा रिजल्ट है अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसका रेसिप्रोकल उस नंबर से भी छोटा हो जाएगा। इनके ये दो रिजल्ट थे। तो जो दूसरा रिजल्ट है वही सीक्वेंस सीरीज को, सीक्वेंस की डेफिनेशन को फुलफिल कराता है सबसे ज्यादा क्लोज। ठीक ना, देखो, ठीक, तो ये कह रहा है, तो पहला तो यही है कि नेचुरल नंबर्स आर अनबाउंडेड अबव। नेचुरल नंबर्स आर अनबाउंडेड अबव। अगर इसी चीज को मैथमेटिकली लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, फॉर एनी रियल नंबर और करके, है ना, फॉर एनी गिवन x बिलोंगिंग्स टू r। आपके पास कोई भी रियल नंबर दे दिया आपने, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट, वो जो नेचुरल नंबर होगा वो या तो x के इक्वल होगा या x से बड़ा होगा। पहला रिजल्ट तो इन्होंने यही दिया है। आप कोई भी रियल नंबर अपने दिमाग में लाइए, उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर तैयार है। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी थी। सही है, इसका प्रूफ एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस पर है। तो आप मान लो कि भैया नेचुरल नंबर बाउंडेड है, अब है, तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाएगा। सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो भी अल्फा प्लस, तो आप ऐसे मान के चल लेना कि अल्फा उसका सुप्रीमम है। ठीक, तो आप कह रहे मान के चलोगे कि ये बाउंडेड अबव है। अगर बाउंडेड अबव है तो जितने भी नेचुरल नंबर m होंगे वो क्या होंगे, अल्फा से छोटे और इक्वल होंगे। यस और नो, बताइए। तो अगर अल्फा सुप्रीमम है तो हम इतना तो कह सकते हैं कि इफ
अल्फा इज सुप्रीमम देन अल्फा माइनस वन नेवर बी अपर बाउंड। तो नेवर बी, तो अल्फा माइनस वन कभी अपर बाउंड नहीं बनेगा फिर, क्योंकि अल्फा अल्फा माइनस वन अपर बाउंड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा सुप्रीमम है, अल्फा सुप्रीमम है तो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो। तो जब अल्फा अपर बाउंड नहीं बन अल्फा माइनस वन अपर बाउंड नहीं बनेगा, तो कम से कम एक नेचुरल नंबर तो होगा जो इसको क्या बनने से रोकता होगा, अपर बाउंड बनने से रोकता होगा, है ना। तो यानी कि एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर मिलता होगा सच दैट कि वो अल्फा माइनस वन से बड़ा हो जाता होगा, है ना। तभी तो है कि भाई हम इसको क्लेम कर रहे हैं कि अल्फा माइनस वन क्या नहीं है, अपर बाउंड नहीं है। तो यहां एक नेचुरल नंबर मिलेगा फिर तो डेफिनेटली जो इसको अपर बाउंड बनने से रोक देगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अल्फा किससे छोटा है, एम प्लस वन। और एम प्लस वन क्या है, एम प्लस वन तो अपने आप में नेचुरल नंबर है, तो अल्फा से बड़ा नेचुरल नंबर मिल गया। ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो यानी कि अल्फा कभी भी सुप्रीमम बन ही नहीं सकता उस केस में। सही है। तो ये पहली स्टेटमेंट थी इनकी आर्किमिडियन की कि नेचुरल नंबर अनबाउंडेड होते हैं। स्टेटमेंट तो इन्होंने ये वाली दी थी, लेकिन इसका कंक्लूजन यही है कि नेचुरल नंबर आर अनबाउंडेड अबव। सही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी में इन्होंने बोल रखा है कि भाई अगर x कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इफ x ग्रेटर देन जीरो इज एनी रियल नंबर, सही है, देन ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है, एंड देयर एग्जिस्ट एन बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट जिसका रेसिप्रोकल x से भी छोटा हो जाएगा। तो यानी कि ये इनडायरेक्टली एग्जिस्टेंस है कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन है पता नहीं। दिस स्टेटमेंट इंप्लाइंग दैट कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो जीरो से जस्ट बड़ा हो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये दूसरी स्टेटमेंट है। यानी कि देखा जाए तो इनका जो दूसरा फर्दर स्टेटमेंट हो सकता है ये कि x कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, है ना, x इज वेरी वेरी स्मॉल। सपोज दूसरी स्टेटमेंट क्या रही इनकी फिर इसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन, सपोज x इज नियरली टू जीरो, वेरी नियरली टू जीरो, सही है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n बिलोंगिंग्स टू n सच दैट n और x की मल्टीप्लाई होने के बाद वो 1 से बड़ी हो जाएगी। यही इंप्लीकेशन है इनका। आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप 0.00000 15-20 कॉपी भर दीजिए, ठीक है, जीरो से, और उसके बाद 1 लगा देना बस। कितना छोटा नंबर होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हो गया 15-20 कॉपी भरने के बाद। तो लेकिन जीरो तो फिर भी नहीं बना क्योंकि लास्ट में 1 है, तो पूरी तरीके से तो जीरो अभी भी नहीं बना है, लेकिन लगभग जीरो बन गया। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर में आप मल्टीप्लाई करो वो 1 से बड़ी हो जाएगी। ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक और रिजल्ट बनाया गया कि इन बिटवीन टू रियल नंबर्स हाउएवर दे आर वेरी वेरी स्मॉल बट नॉट इक्वल। तो यानी कि बस इतना मान के चला गया है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है बस। तो इनके बीच में इन बिटवीन दैम इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल। तो कैंटर साहब कहां से आइडिया मिला समझ गया? कैंटर साहब ने इन्हीं का ही, तो अगर आर्किमिडियन साहब नहीं होते तो कैंटर साहब कुछ नहीं कर पाते। सही है। और आर्किमिडियन की वजह से ही कॉशी साहब ने सीक्वेंस बनाई थी।
क्योंकि सीक्वेंस में है क्या, आप कोई भी एक सीक्वेंस उठाएंगे और एक नंबर के पास एल के पास लेके जा रहे हैं, तो आप इसको बना क्या रहे हैं, एल के आर्बिट्रेरी क्लोज लेके जा रहे हैं, आर्बिट्रेरी क्लोज। तो एल और ए एन के बीच की डिस्टेंस तो कर्म कर रहे हैं, तो वो कौन से बेसिस पे कर रहे हैं, इसी बेसिस पे तो कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स नेचुरल नंबर घूम रही है, तो ये कह रहा है कि भैया एल कोई भी, तो एल क्या है, एल तो कोई भी नंबर है, तो एक ऐसा रेसिप्रोकल मिल ही जाएगी ना सीक्वेंस की टर्म, जो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उस नंबर से भी छोटी हो जाएगी, कि आसपास तो पहुंचा ही देगी, छोटी भी ना हुई तो क्या हुआ, उसके इर्द गिर्द तो पहुंचा ही देगी। तो यही सीक्वेंस की डेफिनेशन है वहां। ठीक, टोपोलॉजी की बात करेंगे सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आर्किमिडियन डिस्कस क्यों करी थी, क्योंकि क्या पता टोपोलॉजी में कौन सी जगह ये यूज हो जाए। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टी हैं आर्किमिडियन की। इतना क्लियर है, बताइए। आगे बढ़ा जाए इसके बाद। तो ये तो अपने रिजल्ट्स की बात हो गई है ना, कि भाई बाउंडेड सेट कैसे बनाए जाते हैं, बाउंडेड सेट्स सबका सबसेट कैसे बनता है, ये क्वेश्चन है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये पार्ट सी में आया था क्वेश्चन, ईयर मुझे याद नहीं है कौन से ईयर में आया है। ठीक, ये पार्ट सी में पूछा गया था। तो एक कह रहा है कि इन्फीमम ऑफ दिस सेट, चारों में यही सेट पूछा गया है, इतना तो तय है कि बस एक बार डज नॉट एग्जिस्ट है, एक बार इक्वल्स टू जीरो है, एक बार अनबाउंडेड अबव है, तो एक बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बारे में पूछा गया है। चार अलग अलग ऑप्शन पूछे गए हैं इसके। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको। तो सिंपली आपको जो भी सेट दे रखा है आप उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लीजिए, क्या दिया है। आप कुछ नहीं, बस एन की पर्टिकुलर वैल्यूज रखते हुए चले जाइए। तो एन की वैल्यू जब आप वन लगाएंगे तो ये बचेगा वन की पावर माइनस वन की पावर वन, फिर टू की पावर माइनस वन की पावर टू, सही है, थ्री की पावर माइनस वन की पावर थ्री, फोर की पावर माइनस वन की पावर फोर, फाइव की पावर माइनस वन की पावर फाइव, एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है ना। तो ये सॉल्व करने पे कितना बच गया, तो ये तो बच गया वन, और ये कितना हो गया, माइनस वन की पावर टू टू, तो टू का पावर वन मतलब टू, और माइनस वन अपॉन थ्री, फिर ये फोर रह जाएगी, फिर वन अपॉन फाइव, सिक्स, वन अपॉन सेवन, कुछ इस टाइप से बन रहा है सेट। सही है, तो ये ऐसा कुछ बनने लगा अपना, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि इनफीमम डज नॉट एग्जिस्ट। इनफीमम क्या है, तो अगर ये देखा जाए तो कुछ टर्म तो इसको ऑसिलेटिंग करा रही हैं। कैसे ऑसिलेटिंग करा रही हैं, कि तुम वन पे वन रहोगे, ठीक है, वन पे वन रहोगे, टू पे टू रहोगे, थ्री पे जंप मार के एकदम वन बाई थ्री पे आ जाओगे, ठीक, रेसिप्रोकल ले लोगे, चार पे फिर जंप मार के ऊपर आ जाओगे। कुछ ऐसा दिख रहा है, वन से दिखाएं इसको, वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे वन बाई थ्री, ऐसे मान लो, फोर पे फिर जंप मार के फोर, फाइव पे फिर वन बाई फाइव, फिर सिक्स पे वन सिक्स हो जाओगे। तो ये बढ़ती चली जाएगी ऐसे करके, कभी कभी तो बहुत जीरो जीरो की तरफ है, यानी कि ये धीरे धीरे एक तरफ से तो जीरो पे टेंड करना शुरू कर रही है और एक तरफ से इन्फिनिटी भागने की कोशिश कर रही है। तो कैसे भागने की कोशिश कर रही है वो देख लेते हैं, इसको तो लिख लेते हैं वन अपॉन वन। यहाँ पे दो टाइप की चीजें बन रही हैं, एक तो बन रही है कि दो, चार, छ, आठ, इस टाइप की चीजें, और एक बन रही है एक बटे एक, एक बटे तीन, एक बटे पांच, एक बटे सात। तो ऑड वाली टर्म जो है वो इस तरीके से, अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी देखें तो ये जीरो पे लेकर जा रही है इसको, और ये इन्फिनिटी पे लेकर जा रही है। तो इस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो डजनर सेट के अंदर तो नहीं है, इतना तो तय है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाकर जीरो मिलेगा वो, तो वो कभी इसके अंदर तो आने चला। तो डज
दिस सेट डज नॉट possesses स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये वाली बात तो सही है। अनबाउंडेड अबव है क्योंकि ये इंफिनिटी पे भाग रहा है इसको लेके, तो ये वाली बात भी सही है। और इन्फीमम एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन कितना है, जा तो जीरो पे रही है ना सबसे छोटी टर्म, तो इन्फीमम। तो और ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, जब पहले दूसरा सही हो गया तो ये गलत, तो इसका आंसर 2 3 4 है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये पार्ट सी का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये इस बार आया है जून 24 में, तो क्वेश्चन आईडी जो है इसकी वो है 704021। देखो अब आप सेट ए देखो, सेट ए में किसके एलिमेंट दे रखे हैं, सेट ए में वो एलिमेंट जो रैशनल नंबर है ना, और रैशनल नंबर का सबसेट दे रखा है ए, और रैशनल नंबर क्यू और आर आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं, डिफर होते हैं। तो अगर इस नंबर को गौर से देखा जाए, ये वास्तव में क्या है, इरेशनल नंबर है ना, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है। और अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 में अंडर रूट 2 -1 कहां होगा, अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 1.414 समथिंग होती है ऐसी, सही है। और इसमें से आप 1 घटा लेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट ये 0.414, और अंडर रूट 2 + 1 कैसा दिखता होगा, अप्रोक्सीमेट 2.414। तो अगर रियल लाइन पे इनको देखा जाए तो ये सेट जीरो से तो बड़ा है, तो लगभग 0.414 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 2.414 तक जाएगा। तो ये कैसा सेट है, तो ये एक्सक्लूड करता हुआ है क्योंकि लेस देन का साइन है, ये कभी भी इसके मेंबर नहीं रहने वाले। तो यानी कि ए जो है, अब इस अंतराल में, इस इंटरवल में लगभग जो भी नंबर आएंगे वो रैशनल नंबर लिए जाने हैं ए के अंदर के। तो ए में कौन है, इस लगभग अप्रोक्सीमेट ऐसा जो है ये रियल नंबर रहने वाले हैं। तो अब बताइए, तो ये बाउंडेड तो है, तो इतना तो पता चल गया कि सुप्रीमम या इनफीमम, तो इनफीमम जो होगा वो इधर की तरफ भागेगा और सुप्रीमम जो होगा वो इधर की तरफ भागेगा। तो इनफीमम कितना भी चला जाए तो लगभग लगभग अंडर रूट 2 - 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। देखने से तो ऐसे ही लग रहा है ना। ये तो अभी हमने बस एक रफ आइडिया लिया है कि हाँ कैसे कैसे कर सकते हैं इसको, तो ठीक है ना। तो अब आप और देखिए, तो लेकिन हमने एक चीज और छोड़ दी, जीरो को भी छोड़ दिया अभी, है ना। तो एक काम करते हैं, इस तरीके से देखेंगे तो शायद हम आंसर ना निकाल पाए। तो हमने एक काम किया कि इस वाली अप्रोच को छोड़ दिया। बस ये बता रहा हूं इसलिए कि हाँ अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ओवरव्यू, है ना। ये एक अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव तो है नहीं, तो इससे डिवाइड करने पे पूरी इक्वलिटी पर, पूरी इनइक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इस नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगी फिर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। यस और नो बताइए। फिर क्या करना, आप इसका रेशनलाइजेशन कर लो थोड़ा सा। रेशनलाइजेशन करने पर हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2 + 1 का इस ऐसा कुछ हमें मिलेगा। देखना जरा ये क्या मिल गया, इसका स्क्वायर हो गया ये, है ना। तो 2 + 1 + 2 अंडर रूट 2/2 - 1। तो 0 is less than x is less than 3 + 2 अंडर रूट 2। तो यानी कि इसने जो हम पहली प्रोसेस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया है, इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है। तो x की वैल्यू इस रैशनल इरेशनल नंबर से ज्यादा नहीं जा सकती, तो यही नंबर क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है फिर, बी ऑप्शन है। इतना करना था, बताइए 3 नंबर आ गए आपके।
इस बार का पेपर बहुत अच्छा पेपर आया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इस बार का आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कह रहा है फाइंड द सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इफ दे एग्जिस्ट। ऐसा हमसे पूछा गया है। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन शायद आईआईटी जैम में आए हुए हैं, जब ये डेस्क्रिप्टिव टाइप्स का होता था तब के आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस है वैसे तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर पहले वाले ऑप्शन को देखा जाए तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं, 1/n टाइप के हैं, और जो n की जो वैल्यू वो नेचुरल नंबर रहनी चाहिए। तो आप धीरे धीरे वैल्यूज को रखते जाइए, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो अगर आप इस तरीके से जंप लगाते जा रहे हैं तो जंप लगाते लगाते जाएंगे, चूंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो होते ही नहीं है। तो ये जंप मारते मारते हर बार पॉजिटिव नंबर लेता चला जाएगा, पॉजिटिव नंबर, और ये जंप मारता हुआ जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे जीरो के पास जाने की कोशिश कर रहा है ना? तो अगर सिंपली हम लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/n ले लें तो ये जीरो ही आ रही है। तो यानी कि इस सेट के पास किस टाइप के एलिमेंट आए, इस सेट के पास 1/2, 1/3, 1/3 टाइप, 1/4 टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना। जो भी नंबर आ रहा है उसका रेसिप्रोकल आ रहा है। तो ये जो अप्रोच कर रहा है वो कहां अप्रोच कर रहा है, जीरो पर। तो इसका सुप्रीमम ऑफ जो हो गया, पहले वाले का सुप्रीमम जो हो गया वो 1 रहेगा, क्योंकि कोई भी एंट्री 1 से ऊपर नहीं जाएगी अब, इतना तो फिक्स हो गया। और इन्फीमम जो रहने वाला है पहले वाले का वो जीरो। सुप्रीमम इन्फीमम एडजस्ट करेंगे और 1 और जीरो होंगे। फिर बात आती है इसमें, एक चीज और ले सकते हैं कि भाई मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट क्या होगा। सुप्रीमम इन्फीमम तो एग्जिस्ट कर गए, क्योंकि ये बाउंडेड सेट है, 1 और जीरो के बीच में बाउंडेड हो गया था, इसलिए एग्जिस्ट कर गए। ठीक, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, 1 उसका मैक्सिमम एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन जीरो उसका मिनिमम एलिमेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा जंप लगाते 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 जीरो के पास जाएंगे, जीरो कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो मिनिमम एलिमेंट इन दिस केस नेवर एग्जिस्ट, बट मैक्सिमम एलिमेंट इज 1। ठीक, दूसरे वाले पे देखिए, ये तो बात रही किसकी, पहले वाले की। दूसरे वाले में क्या दे रखा है हमें, दूसरे वाले में सीक्वेंस दे रखी है, फिर से सीक्वेंस फॉर्मेट में दे रखा है। तो आप -1 को ऑसिलेट कराते जाइए और उसमें 1 जोड़ते जाइए। केवल अगर -1 की बात करें और लिमिटिंग वैल्यू इसकी चेक करें n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर, तो वो जीरो आती है। कैसे? इस तरीके से उसको झूला झुलाती हुई ले जाएगी, 1, -1, -1 से शुरू होगा, फिर 1/2 पे जाएगा, फिर -1/3, फिर 1/4, ऐसे टाइप से ऑसिलेटिंग कराती हुई कहां पे ले जाएगी, इसको जीरो ले जाएगी। तो n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो है ना। तो इसके जो एलिमेंट्स दिखते होंगे सेट के वो कैसे दिखते होंगे फिर, तो आप एलिमेंट्स देख लीजिए कैसे दिखते होंगे। n टेंडिंग टू 1 पर, मतलब n की वैल्यू 1 रखने पर कितना बनेगा, ये 1 1 1, तो जीरो बन जाएगा। 2 पे कितना बनेगा, 1/2, 1/2 का मतलब 3/2। 3 पे कितना बनेगा, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 होने का मतलब कितना, 1 - 1/3 मिलके कितना हो गया, 3 एकम 3, 2/3। सही है। 4 रखने पे कितना हो गया, 1/4, 1 + 1/4, तो कितना हो गया ये, 5/4। सही है। फिर 6 रखने पे कितना आएगा, 6 रखो। अच्छा, पहले 4 रखा है ना, 5 रखा जाएगा पहले। तो 5 रखने पे कितना आएगा, 1 - 1/5, तो
4/5 आएगा। इतना तो पता चल गया कि भाई अगर ये 3/2 है तो उसका उल्टा 2/3 आ रहा है, 5/4 है तो उसका उल्टा 4/5 आएगा। तो अगला जो है, अगर अगला 7/6 आएगा तो 6/7, तो 7/6 और 6/7 इस टाइप से चलती चली जाएंगी। ठीक, तो आप बताइए क्या कहना है। तो सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बोलिए। तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है इसका? तो आप देखो, जीरो भी इसके पास प्रेजेंट आ गया और 3/2 भी प्रेजेंट हो गया। ठीक, तो अब क्या कहना है? इन्फीमम क्या, सब स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, तो इसका जो सुप्रीमम जा रहा है वो 3/2 जा रहा है और इन्फीमम जो जा रहा है वो 0 जा रहा है। कैसे? 5/3/2 का मतलब हो गया 1.5 समथिंग, और 5/4 का मतलब कितना हो गया? 1.125 लगभग, 1.1, देखो 1.25 है ना। तो यानी कि ये नंबर घट रहा है फिर 7/6 में 1 पॉइंट कितना बच गया, 1 बच गया, 0 1.1 हो गया, और तो यानी कि ये घटती हुई जा रही है सीक्वेंस, और ये 0 तो हो गया, तो सुप्रीमम इसका कितना हो गया 3/2 और इन्फीमम कितना हो गया 0। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई दूसरे की। तीसरे पे देखते हैं। तीसरे के बारे में क्या कहना है? तीसरा जो है वो एक तरीके से जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है ना, 1/1 टर्म दे रखा है। तो इसका जो पहला टर्म है वो 1 है, फिर 3/2 हो गया, फिर और ऐड हुआ है, उसमें ऐड होती हुई जा रही है टर्म्स, है ना। ठीक है ना। तो अब क्या कहना है आपका इसके बारे में फिर? सही, सिंपल है एकदम। तो आप एक काम कीजिए, इसका बिहेवियर देख लीजिए एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे कैसा है। तो यानी कि लिमिटिंग वैल्यू एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर 1/1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये कैसा बिहेवियर रखती है? तो ये क्या है, ये तो इनफाइनाइट जीपी है, तो विद कॉमन रेशियो 1/2, तो a अपॉन 1 माइनस आर से निकाल देंगे, तो 1 - 1/2, तो ये जो होगी वो टेंड कर जाएगी किस पर, 2 पे टेंड कर जाएगी। तो अब आप कितना भी इसको जोड़ लो, यानी कि इनफाइनाइट सम पे जाके ये 2 बन सकती है, तो कोई भी टर्म इसमें 2 तो है नहीं, पहली टर्म 1 है, फिर 1.5 हुई है, फिर 1.5 में कुछ और जोड़ा गया, फिर उसमें भी कुछ और जोड़ा गया, तो ये जुड़ते 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 2 पे जाके अप्रोचेस हो रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो सुप्रीमम रहने वाला है वो 2 रहने वाला है, और कोई भी टर्म 1 से छोटी तो है नहीं इसमें, तो इनफीमम जो रहने वाली है वो 1 रहने वाली है। क्लियर है बात? चौथा वाला देखिए। चौथा वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो एक्चुअली में चौथे वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, इसको रियल एनालिसिस की अप्रोच से करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक। हम्म, अगर मैं बोलूं कि ये जो बिहेवियर है सीक्वेंस का, ये भी एक तरीके से सीक्वेंस बिहेवियर है सुप्रीमम इन्फीमम में, तो एफ एक्स जो दिखेगा इसके ऊपर फंक्शन, वो 3x² अपॉन x² प्लस 3 टाइप से दिखेगा। इवन फंक्शन होगा एकदम, है ना। इवन फंक्शन मतलब जो लिमिट प्लस इंफिनिटी पे होगी वही लिमिट माइनस इंफिनिटी पे रहने वाली है। ठीक। तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर एफ एक्स आ कितनी रही है, वो आ रही है 3। तो यानी कि ये जो होगा ग्राफ इसका लगभग ऐसा कुछ होना चाहिए, x टेंडिंग टू 0 पे 0 आ रहा है,
ये जो ग्राफ होगी कुछ ऐसे होगी इसकी, सही है। ये बाई इज इक्वल टू 3 है। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? जीरो पर, जीरो पर आई है जीरो। और सबसे बड़ी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम देखने में तो ऐसा लग रहा होगा, इसका इन्फीमम कितना होगा? जीरो है, बस ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका इन्फीमम जीरो होना चाहिए और सुप्रीमम 3 होगा, ऐसा लग रहा है ना आपको? अगर आपने इस ग्राफ के थ्रू बना दिया तो समझ लो ये आंसर गलत है। सुप्रीमम तो सही है लेकिन इन्फीमम गलत है। तो ये जो आपने बिहेवियर चेक करा है पूरा, ये आर के ऊपर चेक करा है, लेकिन डोमेन कहां से दिया है? डोमेन नेचुरल नंबर से दिया है हमें, है ना? तो नेचुरल नंबर का डोमेन होगा तो भाई शुरुआत तो 1 से होगा, तो 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 से देख रहे हैं तो ये तो एकदम बढ़ता हुआ ग्राफ है इसका, 1 2 3 पर। तो हमने क्या करा, हम एक बात इस बात की पुष्टि कर लेते हैं, मतलब क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है। एफ का डेरिवेटिव निकाल लिया। एफ का डेरिवेटिव निकालने के लिए नीचे का स्केयर और नीचे की चीज ऐसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव कितना आ गया? 6x माइनस ऊपर की चीज ऐसे ही, नीचे का डेरिवेटिव 2x। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व होने के बाद क्या डेरिवेटिव आया? 18x अपॉन, हाँ 18x अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना? 18x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये डिसाइड कर रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा जब x पॉजिटिव हो और फंक्शन डिक्रीजिंग होगा जब x नेगेटिव हो। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये इंप्लाई कर रहा है f डैश x पॉजिटिव, है ना? तो यानी कि f डेफिनेटली इंक्रीजिंग होगा। तो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कहां आने वाली है फिर? f1 पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी। तब उस केस में फाइनल आंसर जो रहने वाला है, फाइनल आंसर इसका जो सुप्रीमम रहेगा वो तो 3 ही रहेगा, क्योंकि ग्राफ 1 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा। और इन्फीमम जो रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा फिर? f1 के बराबर हो जाएगा। और f1 की वैल्यू कितनी है? 3, और 3 और 1 4, तो 3/4। तो ये इसका इन्फीमम होगा, ना कि जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल उसी अप्रोच का क्वेश्चन है। आप क्या कर लीजिए, एफ एक्स को मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स। ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स। अब आप इसका बिहेवियर देखिए, एक्स की ये तो इवन फंक्शन है लेकिन ये वाला इवन फंक्शन नहीं है, तो इसका बिहेवियर डिपेंड्स करेगा। लेकिन इतना तो हमें पता है कि हाँ एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में एक्सपोनेंशियल के ग्राफ बहुत तेजी से भागते हैं, है ना? तो अब हमसे जो पाथ दे रखा है यहाँ, वो नेचुरल नंबर का पाथ है, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही हम बिहेवियर देख ले रहे हैं, नेगेटिव पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब हमें, है ना? तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स का जो बिहेवियर है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जैसा है। तो आप डीएल हॉपिटल रूल लगा लीजिए, तो वहां से जो पता चल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स जो होगी वो जीरो पे टेंड करेगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो स्पीड होगी इन्फिनिटी को टेंड करने की एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत तेज होगी। यानी कि एक्स ई की 2 की पावर एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर को डोमिनेट कर जाएगा तुरंत एक टाइम के बाद। ठीक, आप 100 का स्क्वायर निकालो, तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये कितना है, लगभग 10,000 समथिंग है। और 2 की पावर 100 कितनी होगी?
सोच के देखना। सही है। ठीक। तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा, तो यानी कि 2 की पावर x एक्स स्क्वायर को डोमिनेट कर जाएगी। तो अब ये 0 पर 10 हो रही है। अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो f1 की वैल्यू कितनी है कायदे में? तो हम एक साथ दो टाइप के सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं, रियल अप्रोच पे क्या आ रहे हैं और नेचुरल अप्रोच पे क्या हो रहे हैं। तो एक साथ एक क्वेश्चन नहीं है, जो चार दो क्वेश्चन डील हो रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, और 2 पे जो आएगी वो 2 का स्क्वायर मिलके 1। तो यानी कि 1 से 2 तक जाने में ग्राफ बढ़ा और इन्फिनिटी पे 0 हो गया। तो यानी कि एक टाइम है ऐसा जिसके बाद ग्राफ ने डिक्रीज करना शुरू किया है ना। F3 पे क्या हुआ? F3 पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और ये हो गया 8। तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट कितना बच गया? 1.1 समथिंग। सही है। तो 3 तक और बढ़ा। सही है। अब 4 पे क्या होगा? 4 पे क्या होगा बताओ? 4 पे हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 16 का मतलब कितना हो गया? 16/2 की पावर 4 कितनी हो गई? 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 हो गई ना। ये 1, तो यानी कि 3 और 4 के बीच से ये लगभग डिक्रीज मारना शुरू कर रहा है ना। ठीक। तो 3 और 4 के बीच में नंबर आ रहा है ऐसा कुछ। तो यानी कि नेचुरल नंबर पे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ग्राफ ने 3 और 4 के बीच से कल्टी मारी है। ठीक। तो इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो रियल अप्रोच ही बता सकती है, कि रियल अप्रोच से हम ये बता सकते हैं कि वो अप्रोक्सीमेट कौन सा पॉइंट है कि जहां तक ग्राफ इंक्रीज हुआ होगा उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ है। सही है। तो नेचुरल अप्रोच से तो पता नहीं चलने आ रहा है ना कुछ भी। तो मैंने क्या करा, इसका एफ का डेरिवेटिव कर लिया, एफ डैश एक्स। निकालिए कितना आएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x, नीचे का स्क्वायर, नीचे की चीज ऐसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव 2x माइनस ऊपर की चीज ऐसे ही, नीचे का डेरिवेटिव 2x और लॉन्ग। सही है। तो 2 रेस पावर x एक एक कॉमन होके कट जाएगी, और ये बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्र log 2 और 2 रेस पावर x। तो 2 की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होगी फॉर एनी एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो को टच ही नहीं करते। तो जी तो जीरो से पॉजिटिव होगा, तो 2 की पावर x से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इससे है कि तुम पॉजिटिव कब बनोगे और नेगेटिव कब बनोगे। तो हमारी डिमांड क्या है, तो इसको और लिख लिया, x × 2x और 2 माइनस x log 2। वी वांट इंक्रीजिंग के लिए फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए फिर? 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। 0 से बड़ा रखने के लिए क्या डिमांड रहेगी फिर? यहां से पता चल रहा है कि भाई x पॉजिटिव हो एंड साथ में 2 माइनस एक्स लॉग 2 भी पॉजिटिव हो। तो ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू log 2/2 2/log 2 होनी चाहिए, है।
x लेस देन x को इधर ले जाएंगे, log 2 से डिवाइड करेंगे तो x 2 अपॉन log 2 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया। अगर तो देखा जाए तो एक्चुअली में ये अप्रोक्सीमेटली है, सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 2.8 समथिंग आएगा। सही है, तो यहां तक डेरिवेटिव रहेगा सबसे बड़ा। तो यानी कि इस बिंदु पे जाके ग्राफ अपना टर्न मानेगा। तो इसका जो ग्राफ दिखता होगा फिर वो कैसा दिखता होगा कायदे में? तो ग्राफ जो बनेगा इसका, हाँ, जीरो पे कितनी होगी वैल्यू? जीरो पे जीरो होगी, तो जीरो से आना शुरू करेगा और बढ़ेगा। फिर मान लो ये 2.8 हुआ तो यहां से डिक्रीज मारेगा और ऐसे करके जीरो पे जाना शुरू कर देगा। ये लगभग कितनी वैल्यू है? 2.8। सही है, यहाँ 2 होगी तो यहाँ 3, यहाँ। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां मिलने वाली है इस बार? तो फंक्शनल वैल्यू पूछी जाएगी किसकी? 2.8 की कितनी है और 3 की। क्या पता लगभग ये 2.8 समथिंग आ रहा है, क्या पता 3 ही हो जाए। तो देखा जाए तो 2.8 पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.17। सही है, और इसकी आ रही थी 1.125 समथिंग। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो ओवर आर सुप्रीमम लगभग यही रहने वाला है 1.17, लेकिन ओवर आर जो होगा वो सुप्रीमम जो रहेगा, सुप्रीमम अप्रोक्सीमेटली रहेगा 1.17, लेकिन इनफीमम की तो पक्की गारंटी है, जीरो रहेगा। सही है, और ओवर द पाथ ऑफ नेचुरल नंबर सुप्रीमम जो रहेगा वो 1.125 रहेगा, और इनफीमम जो रहने वाला है वो जीरो रहने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से ये सुप्रीमम इनफीमम का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। क्लियर है बात? सही है। एक क्वेश्चन और है इसमें जो सीएमआई में आया हुआ था। सीएमआई कितने में आया है? 2014 में आया है। उसमें दिया था कि द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ट्रू फॉल्स करके पूछा था, अटेन्स इट्स सुप्रीमम और नॉट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जैसे तक हम करते हुए आ रहे थे, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो एफ डैश। नीचे का स्क्वायर, नीचे की चीज ऐसे ही, ऊपर का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर की चीज ऐसे ही, नीचे का डेरिवेटिव 2x। सॉल्व करके कितना आया? तो सॉल्व करके जो आ रहा है वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही है, तो फॉर एनी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं,
क्योंकि x रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन 1 जोड़ने के बाद वो कभी 0 भी नहीं होगा। तो यानी कि डेरिवेटिव तो वेल डिफाइंड फंक्शन है ये। ठीक, तो यहां से क्या पता चल गया कि एफ डैश एक्स 0 कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो। तो यहां से स्लोप पता चल गया कि डेरिवेटिव कहां से टर्न मारेगा। अब एक चीज और देखिए कि फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है और साथ में नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है ना, लेकिन प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पर ग्राफ जाएगा 0 पर ही, एंड लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स ये भी 0 रहेगी, और लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर है ना एफ एक्स ये भी 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर उसको डोमिनेट कर जाएगी, पावर को, एक्स पावर को डोमिनेट कर जाएगी, है ना। ठीक, सो तो यानी कि ये तो तय है कि फंक्शन प्लस इन्फिनिटी पे भी 0 है, माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 है, और एफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, एफ 1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। देखो इसका एक्सपेक्टेड ग्राफ कैसा होगा, एक्सपेक्टेड ग्राफ, तो ग्राफ से इतना डाटा से हम कि भाई कैसे हैं कि भाई एफ डैश 0 का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव बिकमिंग 0 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप जो हो जाएगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो वो जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी फिर उस पॉइंट पर, तो यानी कि 1/2 और -1/2 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होने हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये ग्राफ 1/2 तक, x इज इक्वल टू 1 पे 1/2 तक एकदम इंक्रीजिंग रहेगा, -1/2 से 1/2 तक। इतना हमें ऑब्जर्वेशन यहां से मिल रहा है। ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन हम कर पा रहे हैं, तो ग्राफ जो आएगा वो मान लो ऐसे कुछ होगा, सही है, और ये यहां से उठने के बाद कहाँ टेंड कर रहा होगा, ऐसे करके 0 पे जा रहा होगा फिर। ठीक, और इधर से आने के बाद ये टर्न मारेगा और इधर से ऐसे करके 0 जा रहा होगा। ये कहाँ पहुंचा दिया मैंने, ले। ठीक, सही है, इसको थोड़ा सा और खींच लो आगे, ग्राफ ऐसे आएगा और यूं करके 0 पर टेंड हो जाएगा, और ग्राफ ऐसे आएगा और यूं करके 0 पर टेंड हो जाएगा। ये लगभग इस तरीके से इसका ग्राफ रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो अटेन हो गई ना, सबसे वैल्यू ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू अटेन ग्राफ की, और ये सबसे छोटी, तो सुप्रीमम इन्फीमम दोनों अटेन होंगे, और कितने होंगे, 1/2 सुप्रीमम होगा और माइनस का 1/2 इसका इन्फीमम रहने वाला है। ठीक है, तो अब बाकी के जो पार्ट है इसमें बस सुप्रीमम इन्फीमम के क्वेश्चन रह जाते हैं प्रीवियस ईयर, तो वो हम किसी भी जब प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे तो उसी में हम सारे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ जो है अपना सुप्रीमम इन्फीमम काम तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे नेबरहुड से, फिर जाएंगे लिमिट पॉइंट, अडरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ये सब क्या रहते हैं, इन सब की डेफिनेशन और वर्किंग एग्जाम्पल इनको डिस्कस करेंगे एकदम सिंपलेस्ट वे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, अभी के लिए गुड नाइट।